गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार सिंह विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के निर्माण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से हुआ। अभी जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे विरासत एकेडमी का पूरा सेटअप चल रहा है। इस विरासत एकेडमी में जैसा आप देख पा रहे होंगे, CUT, UG और PG की तैयारी करवाई जाती है। UG लेवल पर विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, साइंस, मैथ, इन सभी विषयों की प्रॉपर वे में हमारे टीम द्वारा तैयारी कराई जाती है। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक हमारे टीम के साथ जुड़ करके प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर सुने और उससे लाभान्वित हो। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे संविधान सभा का टॉपिक शो कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। संविधान सभा, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संविधान का क्या अर्थ होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे, संविधान नियमों और कानूनों का एक लिखित विस्तृत दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब हम बात करेंगे संविधान सभा का क्या अर्थ होता है। संविधान सभा वह प्रतिनिधिमूलक संस्था है जो भारत के लिए एक नवीन संविधान बनाने के लिए तत्पर थी। सबसे पहले देखा जाए तो संविधान सभा के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रयास कहां से शुरू होता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत MN राय द्वारा रखा गया था। अर्थात यह है कि सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में औपचारिक तौर पे भारत में संविधान सभा के गठन की बात किया गया था। लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से तिलक ने संविधान सभा की ओर संकेत किया था। उससे अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। फिर इसके बाद 1924 ईस्वी में MN राय ने प्रमुख रूप से औपचारिक तौर पे भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात कही। और आगे हम आते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने पहली बार आधिकारिक तौर पे भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की। औपचारिक रूप से देखा जाए तो 1934 ईस्वी में MN राय ने भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात की। फिर उसके बाद जो हमारे देश में भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को बना, उस अधिनियम में यह मांग राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया कि भारत के लिए अपना एक संविधान सभा होगा जो कि भारत के लिए भविष्य में संविधान का निर्माण करेगा। 19
1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का निर्माण होगा वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होगा। बाहरी हस्तक्षेप का मतलब यहां पे यह है कि इसमें ब्रिटिश शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं कि 1935 में हमारे भारत में ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पष्ट करना चाहते थे कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात जो वयस्क जनता है भारत की वह संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेगी। इसके साथ ही साथ बिना किसी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह बात भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में कहा था। अच्छा, इससे पहले अगर हम जाते हैं 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भी यह मांग किया गया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि भावी भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। 1937 ईस्वी में भी इसी बात को दोहराया गया। 1938 में जैसा आप देख पा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑलरेडी जो है कि आधिकारिक तौर पे उन्होंने भी यह बात कही कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे आइए देखते हैं 1940 ईस्वी ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। फिर भी देखा जाए तो भारत का संविधान 1940 ईस्वी में कुछ कारणों से नहीं बन पाया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये जैसे हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कुछ अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं, तो मेरा यह प्रयास है कि हम जो भी बताएं तो वो दोनों लैंग्वेज में बताएं, बाइलिंगुअल में बताएं, लैंग्वेज में, जिससे आप सभी को कॉन्सेप्ट आसानी समझ में आ पाए, चाहे वो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हों चाहे वह इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे हों। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली 1934 idea of a constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. Okay, and then 1935 the Indian National Congress INC for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. And then 1938 Jawaharlal Nehru on behalf of the INC declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. 1940 the demand was finally accepted in principle by the British government in what known as the August Offer. आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के जरिए ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारत के लिए हम संविधान बनाएंगे, लेकिन भारतीयों ने, स्पेशली कहा जाए तो जो कांग्रेस उस समय थी, भारतीय जनता की प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी, तो कांग्रेस ने कुछ कारणों से अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे भारत का संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। फिर आगे बढ़ते हैं 1942 ईस्वी में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट के सदस्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण पर ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए। देखिए अब क्या है, 1942 ईस्वी में
ब्रिटेन की तरफ से, वहां की जो सरकार उस समय थी, एक क्रिप्स मिशन योजना भारत में भेजी। और यह क्रिप्स मिशन योजना क्या थी? इसमें यह कहा गया था कि भारत के लोगों को युद्ध समाप्ति के बाद यह अधिकार होगा कि वह अपना संविधान बना सके और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण कर सके। तो देखा जाए तो इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कुछ कारणों से उन्हें ऐसा लगा कि इस क्रिप्स मिशन में हम लोगों के हित की बात नहीं की गई है, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस वजह से यह मिशन भी वापस ब्रिटेन में लौट गया। फिर आगे हम देखते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। आपको बता दें, फाइनली 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आया था, जिसमें 3 प्रमुख सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना भारत में संविधान निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए आई। और यह कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी और यह भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 ईस्वी में अपना प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस पार्टी के सामने रखा। कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अपनी बात रखी 16 मई 1946 ईस्वी में। लगता है थोड़ा सा इसके नहीं चल रहा है क्या? जी आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत यह कहा गया था कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और फाइनली कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए देखा जाए तो कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुने जाने थे, यानी प्रत्येक प्रांत से एक एक। फाइनली हम देखते हैं कि संविधान सभा के गठन के लिए सदस्यों की जो संख्या रखी गई 389 थी, ठीक। और उसमें से क्या है, 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाने थे, ठीक। वही चीजें जो मैंने आपको बताया वही इंग्लिश में है, आप लोग देख सकते हैं। 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, केम टू इंडिया विथ ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द फ्रेमिंग of an independent constitution to be adopted after the World War, but Muslim League rejected. And then
move below. 1946 the Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan, and then seats allocated to each British province were to be divided among the three principal communities: Muslim, Sikhs and General. The total strength of the Constituent Assembly was to be 389. Of these, 296 seats were to be allotted to British India and 93 seats to the princely states. Out of 296 seats allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces and 4 from the 4 chief commissioners provinces, 1 from each. चलिए आगे मूव करते हैं। संविधान सभा का कार्यकरण। संविधान सभा का कार्यकरण अर्थात संविधान सभा कैसे कार्य करती है, कैसे कार्य करना प्रारंभ किया, इससे पहले भी हम यह जानेंगे कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। तो आइए जानते हैं संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। जुलाई 1946 ईस्वी जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए यह निर्धारित किया गया कि प्रांतों से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। एक प्रतिनिधि के चुनाव की बात कही गई थी। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा किया गया था। भारतीय जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, देखा जाए तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। जैसा आपको पता है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित की गई थी 389, लेकिन संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो उस समय कुल 296 सदस्यों के लिए प्रांतों से चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस पार्टी ने, ध्यान दीजिए, 208 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीता, कांग्रेस ने, और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीता। इसके अलावा भारत में और अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार, ये लोग भी एक एक सीट, निर्दलीय जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे वो भी 8 सीटें जीतने में सफल रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान सभा में सबसे अधिक सीट कांग्रेस पार्टी को मिला, उसके बाद मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला। तो इस प्रकार से
संविधान सभा का चुनाव होने पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन हो जाने पर संविधान सभा ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। जैसा आप देख पा रहे हैं संविधान सभा का कार्यकरण। संविधान सभा ने सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। इस प्रकार कुल 211 सदस्यों ने संविधान सभा के पहली बैठक में भाग लिया। 211 सदस्य संविधान सभा के पहली बैठक, जो कि आप देख पा रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को हुआ, उसमें भाग लिया। और पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। बार बार यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अक्सर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी परीक्षा में पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यदि ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन रहेगा तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा पर टिक करना है, न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे। जब प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था पहला, तब आप यह बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। फिर बाद में देखिए, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी दोनों को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर यह भी सवाल आता है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना है एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांत और दर्शन निर्धारित किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप लोगों ने नाम सुना है। उन्होंने 13 दिसंबर को 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया। बाईस जनवरी विधानसभा द्वारा अपनाया गया संशोधित संस्करण प्रस्तावना, यही है 22 जनवरी 1947। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी चीज को देखिए आगे बताया गया है इंग्लिश मीडियम में, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो बातें मैंने हिंदी में बताई वही चीजें अंग्रेजी में दिया गया है, देख सकते हैं। December 9, 1946 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। मुस्लिम लीग boycotted, attended by only 211 members. Dr. Sachidanand Sinha was elected as the temporary president. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee, B.T. Krishnamachari were elected as the vice presidents of the assembly. December 13, 1946, Jawaharlal Nehru
moved the historic objectives resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. ठीक, चलिए अब आगे मूव करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 जून 1947 ईस्वी को देश के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत में भेजा गया था। इस माउंटबेटन योजना में यह कहा गया था कि भारत का विभाजन किया जाएगा, मुस्लिमों के लिए अलग और भारतीयों के लिए अलग अलग संख्या के हिसाब से क्षेत्र को निर्धारित किया जाएगा कि भारतीय हिंदू जितने हैं संख्या में अधिक हो, जितने भी रहेंगे उनके लिए अलग टेरिटरी होगी। इसके अलावा जो मुस्लिम लोग हैं जहां पे उनकी संख्या ज्यादा होगी वह टेरिटरी उनकी होगी। फिर आगे देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें बहुत ही बातें कही गई थी कि अब भारत में राज्य सचिव, जो ब्रिटिश राज्य सचिव का पद था, भारत सचिव जिसको हम कहते हैं, वह पद अब खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें प्रावधान था, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट यहाँ पे आपको भारतीय संविधान सभा के बारे में अच्छे से जानना है, तो उसी पे हम लोग रहेंगे, आप लोगों को डाइवर्ट नहीं करेंगे। संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। जैसा आपको पता है कि 1947 ईस्वी में हमारा भारत देश आजाद हो चुका था, इसलिए संविधान सभा ही पूरी तरीके से विधायी निकाय बन गई, अर्थात कानून बनाने के लिए समस्त जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दिया गया। विधानसभा एक विधायी निकाय भी बन गई। विधानसभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद डोमिनियन विधानमंडल बन गई। देखिए यहां पे डोमिनियन विधानमंडल का मतलब है जो कि ब्रिटिश राज्य के अधीन होते हुए भी अपना खुद का कानून बनाने की शक्ति भारतीयों को मिल गया, अर्थात संविधान सभा को मिल गया। भारतीयों ने संविधान सभा का चुनाव किया, इसलिए संविधान सभा को विधानमंडल कानून बनाने का प्रमुख संस्था या कहिए प्रमुख निकाय बना दिया गया। सॉरी, जैसा आप देख पा रहे हो, जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यह विधानसभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। यह दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक करते रहे। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। वही चीजें जो मैंने आपको हिंदी में बताई वही चीजें अंग्रेजी में है। जून 3, 1947 माउंटबेटन प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, द असेंबली वाज मेड ए फुली सॉवरेन बॉडी। The assembly also become a legislative body. The assembly become the first parliament of the India Dominion legislature. Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as the legislative body, it was chaired by G.B. Mavlankar. These two functions continued till नवंबर 26, 1949। अब हम देखेंगे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। ये तो आपको पता है अच्छे से कि संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया, जिसके आधार पे भारत का शासन व्यवस्था चलाया जा रहा है। हम सभी लोग संविधान के नियमों का पालन करते हैं। तो देखा जाए कि संविधान निर्माण के अतिरिक्त संविधान सभा ने और क्या कार्य किया, जैसा आप देख पा रहे हैं
मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता की पुष्टि की। आपको याद होना चाहिए कि संविधान सभा ने ही मई 1949 ईस्वी में भारत की सदस्यता ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में जब हुई तो उसकी पुष्टि की। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। संविधान सभा के द्वारा ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसको हम तिरंगा कहते हैं, वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, जिसको हम बहुत ही अच्छे से विद्यालय में, महाविद्यालय में सावधान की मुद्रा में स्पीच करते हैं, गाते हैं। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत, जैसा आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो इस गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज भारत द्वारा कब अपनाया गया। तो आपको यह डेट याद होना चाहिए। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वही चीजें इंग्लिश में दी गई है। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली also performed the following functions. It ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949. It adopted the national flag on July 22, 1947, and then it adopted the national anthem on January 24, 1950. It adopted the national song on January 24, 1950, and then it elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. Very very important questions. रिमाइंड में रखिए कि यह जितने भी पॉइंट है आपके CUT PG की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए सकते हैं। जी आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की समितियां, जो भारतीय संविधान सभा हमारे यहां थी, उन्होंने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया था। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी समिति थी और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि भारतीय संविधान के लिए बड़ी समितियां 8 थी। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी समितियां थी। जैसा आप देख पा रहे हैं, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनका नाम आप लोगों ने सुना है। यह हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं प्रारूप समिति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपको यह भी बता देते हैं कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे संविधान का प्रारूप किस तरीके का होगा, यह समिति को तय करना था। प्रारूप समिति जो बनी
तो इसमें 7 सदस्य टोटल थे। आगे हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय समिति, बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति, ये जितनी भी समितियां थी इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप बहुत ही ध्यान से इसको जानकारी में रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछ देता है कि बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के प्रमुख अध्यक्ष थे। इसके आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक आगे बढ़े। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा आप देखिए राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए समिति बनाई गई थी। इसके भी अध्यक्ष देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके पहले भी हम जानते हैं संघ शक्ति समिति, संघ संचालन समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंग्लिश में है, इसको आप समझ लीजिए। यूनियन पावर्स कमिटीज जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए, जो हम लोग पहले चर्चा किए थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उसी समिति को हम मसौदा समिति भी कहते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। उनतीस अगस्त 1947 ईस्वी को स्थापित इस समिति को नया संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कार्य सौंपा गया था। इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ये बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारूप समिति के कौन कौन से सदस्य हैं, आपको यह याद होना चाहिए। सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप में पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य जो एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल में, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में ऐसे प्रारूप समिति से प्रश्न आते हैं। इसलिए आपको प्रारूप समिति के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी, इसके पहले N गोपाला स्वामी अय्यर, यह भी प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। डॉक्टर KM मुंशी, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य हैं। आगे चलिए बढ़िए देखते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवन राव, यह भी संविधान सभा के अंतर्गत जो प्रारूप समिति बनी थी उसके सदस्य रहे हैं। उन्होंने BL मित्तर का स्थान लिया, जिन्होंने अस्वस्थता के कारण इस्तीफा दे दिया था। यह भी प्रश्न आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि बताइए N माधवन राव ने प्रारूप समिति के अंतर्गत किस सदस्य का स्थान ग्रहण किया था। तो आपको याद होना चाहिए BL मित्तर ने अपना स्थान स्वास्थ्य कारणों से छोड़ दिया था प्रारूप समिति के अंतर्गत, तो उनके स्थान पे N माधवन राव प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। इसके अलावा TT कृष्णामाचारी, उन्होंने भी DP खेतान का स्थान लिया, जिनकी 1948 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो ये दोनों भी आपको
बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। आगे बी एन राव देख पा रहे हैं, बी एन राव, यह 1 2 3 4 5 6 7 बी एन राव जो है यह प्रारूप समिति के अंतर्गत देखा जाए तो यह संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। यह महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर अपनी निर्देशन में बातों को जो भी लिखा रहता था उसको यह स्पष्ट तौर से देखते थे कि जो भी कानूनी नियम बन रहे हैं उसमें कहाँ कमी है और क्या सच्चाई है, यह कार्य यह देखते थे और हर कानूनी मुद्दे पर यह सलाह देते थे। तो आपको याद रखना है, परीक्षा में यदि पूछे कि भारतीय संविधान में कानूनी सलाहकार कौन था तो आपको हमेशा याद रखना है बी एन राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। ड्राफ्टिंग कमिटी set up on August 29, 1947. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. Dr. B. R. Ambedkar, Chairman, N. Gopalaswamy Iyengar, Alladi Krishnaswamy Iyer, Dr. K. M. Munshi, Syed Muhammad Sadullah, T. T. Krishnamachari. He replaced D. P. Khetan, who died in 1948. B. N. Rao, legal advisor of the constitution. आइए देखते हैं, भारतीय संविधान सभा जब बना था तो उन्होंने भारतीय संविधान बनाने के लिए 3 वाचन अर्थात 3 बार बैठक वाचन के लिए हुआ था, जिसको जानना है। 4 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रथम वाचन संविधान सभा का हुआ। इस पर 5 दिनों तक सामान्य चर्चा हुई और यह वाचन 9 नवंबर 1948 ईस्वी को खत्म हो गया था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को हुआ था। इस पर जो भारतीय संविधान का प्रारूप था, जो जितने भी खंड थे उस पर विधिवत तौर पे विचार विमर्श किया गया था और यह विचार विमर्श किया गया 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक। फिर इसके बाद 14 नवंबर 1949 ईस्वी को मसौदे का तीसरा वाचन शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के मसौदे पर प्रस्ताव घोषित किया गया। सभा के कुल 299 सदस्यों में से केवल 284, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में आता है कि संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो आपको याद रखना है कि कुल 284 सदस्यों ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किया था जो भारत के लिए बना था, और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान थे। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रस्तावना जो कि भारतीय संविधान के आदर्शों को प्रकट करती है। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। उसी बात को देखिए अंग्रेजी में बताया गया है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। नवंबर 4, 1948 फर्स्ट रीडिंग द असेंबली हैड ए जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 days. November 15, 1948 the second reading clause by clause consideration ended on October 17, 1949. November 14, 1949 the third reading of the draft started. The motion on draft constitution was declared as passed on November 26, 1949. Out of a total 29 members of the assembly, only 28 were actually present on that day and signed the constitution. The constitution as adopted on November 26, 1949 contained a preamble, 395 articles and 8 schedules in Indian Constitution.
हम्म, आइए आगे देखते हैं कि जो कहाँ गया। लगता है कहीं से प्रॉब्लम आया, देख लेते हैं अभी इसको। चलिए बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान जो हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 बना था, उसमें जो कुछ प्रावधान किए गए थे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में, उनमें से कुछ प्रावधानों को हमारे भारतीय संविधान द्वारा हूबहू एडॉप्ट किया गया। जैसा आप देख पा रहे हैं, नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों तथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 में निहित संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। इसके अलावा संविधान के शेष प्रावधान प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान में इसके लागू होने की तिथि के रूप में संदर्भित किया गया है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को संविधान के आरंभ की तिथि के रूप में विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण चुना गया था। 1930 ईस्वी में इसी दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसलिए भारत में इस दिन को भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। वही बात है इंग्लिश में बताई गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही बात देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे मूव करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। संविधान सभा के प्रतीक मुहर के रूप में हाथी को अपनाया गया, ये आपको हमेशा याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है जिसको आपको याद रखनी है। सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। एच बी आर अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। एस एन मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान को उन्होंने प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था। इटैलिक शैली हमेशा आपको याद रखना है। इटैलिक शैली इटैलिक शैली में लिखा था। और यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान पर किसका हस्ताक्षर है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये आपको हमेशा याद रखना है। आगे मूव करते हैं। वही बातें इंग्लिश में बताई गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। ओके, आगे मूव करते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संस्करण को शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा सुशोभित और सजाया गया था। एंड देन बेहर राम मनोहर सिन्हा ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेखित मूल प्रस्तावना को प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया। यह भी आप हमेशा याद रखिएगा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण की सुलेख कला वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा की गई थी तथा इसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से सजाया गया और प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीजें अंग्रेजी में लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। समय हो रहा है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। ये चीजें हैं, इसमें यह दिखाया गया है, एक्चुअली ब्लर थोड़ा है,
तो इसमें यह बताया गया है कि किस राज्य से कितने सदस्यों का चुनाव किया गया था। आप देख पा रहे हैं मद्रास है, बॉम्बे है, 49, 21, 19, 55 ये सब सदस्यों का चयन किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसके अलावा यह भी है गुजरात राज्य समूह, कितने सब समूह हैं वो सब का नाम दिया है। ये बहुत ज्यादा खास नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक, आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा ने कुल 11 अधिवेशन किया था और 12वां अधिवेशन वही 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण का टॉपिक है या अच्छे से समझ करके लाभान्वित हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।